नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की। भारत और तंजानिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। विश्व बैंक के शोधकर्ताओं ने 1985 से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तीव्र गति से होने वाले शहरी विकास पर एक अध्ययन प्रकाशित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि एनसीडीसी को अगले 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक वितरण लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों ने प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संघ से साझा मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई है। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली केवल तीसरी महिला हैं। अन्य 2 महिलाएं हैं एलिनोर ओस्ट्रोम जिन्हें 2009 में और एस्थर डुफ्लो जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया था। गोल्डिन को ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। गोल्डिन के शोध के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया, उन्होंने इस तथ्य का विश्लेषण किया कि उच्च आय वाले देशों में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर कम क्यों नहीं हो रहा है। आर्थिक समृद्धि और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इसकी बजाय महिलाओं के रोजगार और आर्थिक समृद्धि के बीच यू आकार का संबंध है। इसके मुताबिक 19वीं सदी की शुरुआत में कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन के साथ रोजगार में विवाहित महिलाओं की भागीदारी कम हो गई, लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में सेवा क्षेत्र के विकास के साथ भागीदारी में वृद्धि होने लगी। नियोजित महिलाओं के बढ़ते अनुपात के बावजूद भी पुरुषों की तुलना में उनकी आय में अंतराल बना हुआ है। गोल्डिन के मुताबिक इन रुझानों के मुख्य कारण हैं आय प्रभाव। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ पारिवारिक आय यानी कि पति की कमाई में वृद्धि होने के कारण महिलाएं रोजगार छोड़ सकती हैं। दूसरा कारण है ग्रीडी जॉब्स। उच्च वेतन वाली नौकरियों में कार्य घंटे ज्यादा होते हैं और इनमें समय का लचीलापन भी कम होता है। वहीं महिलाओं पर घर की देखभाल का ज्यादा बोझ होता है। इस वजह से महिलाएं ऐसी नौकरियों में बहुत कम होती हैं। साथ ही महिलाओं से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो ही घर संभालेंगी। आपने देखा होगा कि कई पीढ़ियों से लगातार हम इस सोच से ग्रसित हैं कि महिलाएं ही घर संभाल सकती हैं। इनफैक्ट महिलाओं के घर संभालने को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई भी किया जाता है समाज में। ये बोला जाता है कि ये महिला बहुत अच्छे से घर संभाल रही है, तो मतलब ये एक अच्छी महिला है, ये एक अच्छी गृहिणी है, ये एक अच्छी माँ है। तो वो सो कॉल्ड जो अच्छे बनने का टैग होता है ना, वो कहीं ना कहीं महिलाओं पे ये प्रेशर डालता है कि वो घर में रहें और अच्छे से संभालें बच्चों को। साथ ही अगर वो काम भी कर रही हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, तो भी उनपे ये बोझ, ये प्रेशर रहता है और कहीं ना कहीं वो एक अपराध बोध से ग्रसित होती हैं अगर वो अपने घर को, अपने बच्चों को ठीक से समय नहीं दे पा रही हैं, जो कि वाजिब भी है, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली आप उतना समय नहीं दे पाएंगी जिस तरह से एक होम मेकर दे सकती हैं। तो महिलाओं से दूसरे लोग तो अपेक्षा करते ही हैं, खुद महिलाओं की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि जिस वजह से कहीं ना कहीं जॉब में उनका प्रतिशत कम दिखा जाता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियों की उपलब्धता ने करियर की योजना बनाने के लिए नए अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसे आर्थिक विज्ञान में स्विरेजेस रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 1968 में स्विरेजेस रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन प्रदान करती है। इसे 1901 से दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों के समान सिद्धांतों के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े मुख्य संकेतकों जैसे कि LFPR, WPR और UR का कई आधारों पर अनुमान लगाना है। इन तीनों के बारे में डिटेल में हम आगे बताएंगे आपको। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक समय अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।
इसके अलावा वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तथा CWS दोनों में रोजगार बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। श्रम बल आवधिक सर्वेक्षण में कई प्रमुख संकेतकों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बात करेंगे LFPR यानी श्रम बल भागीदारी दर। ये कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। दूसरा है श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR। इसमें कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत शामिल है। बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR। इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्यकलाप की स्थिति का संदर्भ भी लिया जाता है। ये निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई कार्य गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्य स्थिति में कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों के संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की बात करें तो कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों के संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य निष्कर्षों में ये कहा गया कि कुल श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR 2017-18 में 49.8% था, जो बढ़कर 2022-23 में 57.9% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 50.7% था, जो बढ़कर 60.8% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में 47.6% था, जो बढ़कर के 50.4% हो गया है। पुरुषों और महिलाओं में देखें तो पुरुषों में LFPR 75.8% था, जो बढ़कर 78.5% हुआ है, और महिलाओं में 23.3% था, जो बढ़कर 37 हो गया है। ये एक काफी अच्छा संकेत है, क्योंकि महिलाओं के काम करने की जो दर है वो काफी बड़ी है श्रम बल में। WPR यानी श्रमिक जनसंख्या अनुपात। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8% था 2017-18 में, जो बढ़कर 56% हो गया है। वहीं बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, जो घट करके 3.2% हो गई है। भारत और तंजानिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा लिया है। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सहयोग के क्षेत्र होंगे डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधानों को साझा करना, तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना करना, समुद्री क्षेत्र आधारित उद्योग स्थापित करना, दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम संचालित करना। तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। भारत और तंजानिया के संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत द्वारा आरंभ किए गए सागर में तंजानिया का महत्वपूर्ण स्थान है। सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल। तंजानिया की स्थिति सामरिक है और उसके आसपास अपार क्षमताएं भी मौजूद हैं। इन कारणों से ये अफ्रीका में भारत के एक प्रमुख भागीदार के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है। तंजानिया अपने हितों की सुरक्षा के लिए पोत परिवहन मार्गों की समुद्री डकैती और किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रक्षा सुनिश्चित करता है। दोनों देशों ने जून 2023 में रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप पर हस्ताक्षर किए थे। भारत तंजानिया में निवेश करने वाले शीर्ष 5 स्रोतों में से एक है। फार्मास्यूटिकल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में अफ्रीका भारत के लिए प्रमुख निवेश गंतव्य है। विस्तृत हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए अफ्रीका का पूर्वी तट भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स और G20 जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में अफ्रीकी देशों को शामिल करने की दिशा में भारत के प्रयास अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को घनिष्ठ बनाने में भारत की मजबूत इच्छा को प्रकट करता है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। तंजानिया की सीमाएं उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या से, पूर्व में हिंद महासागर से, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक से, न्यासा झील और मलावी तथा जाम्बिया से लगती हैं। पश्चिम में टांगनिका झील, बुरुंडी और रवांडा से लगती हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की प्रमुख नदियां हैं रुवुमा, रुफूजी, वामी और पंगानी। ये सभी हिंद महासागर में मिल जाती हैं। विश्व बैंक के शोधकर्ताओं ने 1985 से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तीव्र गति से होने वाले शहरी विकास पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। वर्ष 1985 से दुनिया के सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या में 122% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत बाढ़ की दृष्टि से सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में 80% की ही बढ़ोतरी हुई है। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के खतरों के बावजूद विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वाले देशों में इस प्रकार का अनियोजित शहरी विस्तार देखा गया है। इससे उनके समक्ष खतरे
खतरे में और अधिक वृद्धि हो रही है। इससे पता चलता है कि शहरीकरण और स्थानिक विकास के स्थानीय रूप से निर्धारित पैटर्न भी जलवायु परिवर्तन के आघातों से लोगों के प्रभावित होने और उनकी सुभेद्यता के प्रमुख कारक हैं। अनियोजित शहरीकरण और बाढ़ के जोखिम में काफी वृद्धि हुई है। तीव्र गति से होते शहरीकरण की वजह से पक्की अवसंरचनाओं में वृद्धि हुई है, जल निकायों में कमी आई है, भूजल पुनर्भरण में कमी हुई है और शहरी जल अपवाह चैनलों की क्षमता कम हुई है। शहर की सीमाओं के भीतर उपलब्ध सीमित भूमि और जल संसाधनों पर दबाव पड़ा है। जल निकासी प्रणालियों को बेहतर बनाने की बजाय भूमि के ऊपर की दृश्यमान अवसंरचना पर निवेश को प्राथमिकता दी जाती है। रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि समयबद्ध प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए शहरीकरण और बाढ़ से जोखिम पैटर्न की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। उच्च बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों में आपदा राहत तैयारियों में निवेश करने की आवश्यकता है। उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्रों में नए निर्माण से बचने के लिए भूमि उपयोग और शहरीकरण योजनाओं में संशोधन किया जाना चाहिए। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में योगदान देने वाले भी कई कारक हैं, जैसे कि भूमि की कमी, आर्थिक अवसर जैसे बंदरगाह आधारित व्यवस्था और पर्यटन। इसके अलावा खराब जोखिम आकलन के कारण असूचित विकल्प। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि एनसीडीसी को अगले 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक वितरण लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी एक सांविधिक निगम है। इसकी स्थापना एनसीडीसी अधिनियम 1962 के माध्यम से की गई थी। ये सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी आंदोलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। सहकारी समितियां ऐसे समूह हैं जो भाग लेने वाले सदस्यों के स्वामित्व में कार्य करते हैं। ये किए गए कार्य से होने वाले लाभ और हानि को साझा करते हैं, जैसे कि ग्रामीण व्यवसाय या बैंक। एनसीडीसी के मुख्य कार्य हैं वित्त पोषण। ये सहकारी समितियों को ऋण और सब्सिडी प्रदान करता है। संवर्धन और विकास में भी इसकी भूमिका रहती है। कृषि उपज, खाद्य पदार्थों आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात में ये सहायता करता है। एनसीडीसी केंद्रीय योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा सहकार योजना, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन। सहकार से समृद्धि की परिकल्पना में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 41,000 करोड़ रुपए वितरित किए थे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50,000 करोड़ रुपए के वितरण का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। शुरुआत से लेकर अब तक एनसीडीसी ने 2.78 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया है। इसके अलावा बैलेंस शीट को मजबूत करने में भी इसकी भूमिका है। ऋण वसूली दर 99% से अधिक होने के साथ निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति दर 0 पर बनी हुई है। हालांकि एनसीडीसी की कई कमजोरियां भी हैं, जैसे कि ये जिला सहकारी ऋण बैंकों और सहकारी समितियों जैसे स्वाभाविक रूप से जोखिमपूर्ण उधारकर्ताओं को ऋण देता है। ये ज्यादातर एक ही भौगोलिक क्षेत्र और एक ही क्षेत्र की सहकारी समितियों को ऋण देता है। ये सहकारी समितियों का सीमित विनियामक निरीक्षण करता है। प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों ने प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संघ से साझा मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया है। रबड़ का वृक्ष अमेज़न नदी बेसिन की एक स्थानिक प्रजाति है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश इसे उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में लेकर आए थे। प्राकृतिक रबड़ ऑटोमोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरणों, हवाई जहाज, कपड़े, खिलौने, जूते चिपकाने और पदार्थ उद्योग आदि में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रबड़ का उत्पादन कच्चे तेल या कोयले से प्राप्त रसायनों से किया जाता है। प्लास्टिक की तरह कृत्रिम रबड़ भी पॉलीमर्स के अणुओं से बनती है। भारत में रबड़ की खेती के लिए वर्षा 2000 से 4500 मिलीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। उसके साथ ही उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। 80% सापेक्ष आर्द्रता के साथ 25 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श होता है रबड़ के लिए। भारत में रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। हालांकि रबड़ की खेती में काफी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि छोटे किसानों की उत्पादकता कम होती है, रबड़ की कम और अस्थिर कीमतें बनी हुई हैं। इसके अलावा बढ़ी हुई श्रम लागत, श्रम की कमी और रोग जनकों का प्रकोप रबड़ के उत्पादन को प्रभावित करता है। इसके अलावा पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का पैटर्न अनियमित हो गया है। वनों की कटाई से जैव विविधता का ह्रास और मृदा का क्षरण हुआ है। और इस संबंध में ये सिफारिशें की गई हैं कि रबड़ बागान में मशीनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना चाहिए और रबड़ की लकड़ी का मूल्यवर्धन करना चाहिए।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र जारी किए हैं। अब प्रमाण पत्र IT प्रणाली द्वारा जारी किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय के पास उपलब्ध पण्य निर्यात पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा तथा अन्य जोखिम मापदंडों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेटस होल्डर्स ऐसे बिजनेस लीडर होते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विदेश व्यापार में अधिक योगदान दिया है। प्रमाण पत्र से जुड़े और भी कुछ विशेषाधिकार हैं, जैसे कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय निर्यातकों को विश्वसनीयता प्रदान करता है। ये प्रमाण पत्र धारक को कस्टम क्लियरेंस में प्राथमिकता प्रदान करता है। साथ ही इन्हें कुछ छूट भी प्राप्त होती है, जैसे बैंकों से नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता से छूट, बैंक में प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने और भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया को नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला टॉपिक है जिला खनिज प्रतिष्ठान कोष DMF। DMF कोष में अगस्त 2023 तक 82,370.79 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। जिला खनिज प्रतिष्ठान कोष खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में एक अलाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट है। इसे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। DMF अपने कोष से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन करता है। खनन कंपनियों को राज्य सरकारों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी के अलावा अनिवार्य रूप से रॉयल्टी का 10 से 30% DMF में योगदान करना होता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और कल्याण कार्यक्रम संचालित करना है। धनराशि का उपयोग कम से कम 60% निधि को उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे कि पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में खर्च करना होता है। कुदुम्बश्री। केरल सरकार ने कुदुम्बश्री के तहत तिरिके स्कूलिल यानी बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 46 लाख महिलाएं डिजिटल युग के अनुकूल होने और वित्तीय लेन देन और उद्यमिता में प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेंगी। यह अभियान गरीबी उन्मूलन की जगह परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। कुदुम्बश्री केरल सरकार की गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। ये मूलतः एक सामुदायिक नेटवर्क है जो पूरे केरल राज्य को कवर करता है। श्रेष्ठ योजना। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक श्रेष्ठ यानी कि लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के तहत 14.94 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जाति वाले प्रमुख क्षेत्रों में अंतराल को भरना। इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक परिवेश सृजित करना है। इससे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी मोड 1 के तहत जिला प्रशासन होगा और मोड 2 में स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठन होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर। एक हालिया शोध में ये पाया गया है कि हम पहले से ही दुनिया के कुछ स्थानों में अल्प अवधि के लिए तापमान और आर्द्रता की मानव सहन सीमा के करीब पहुंच गए हैं। इस सहन सीमा या माप को वेट बल्ब टेम्परेचर के रूप में जाना जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर शुष्क हवा के तापमान को आर्द्रता के साथ जोड़ता है, यानी कि ये मनुष्यों पर हीट स्ट्रेस की स्थितियों की माप है। इस शब्दावली को मापने के तरीके से लिया गया है। यदि आप गीले कपड़े को थर्मामीटर के बल्ब पर चारों ओर से लपेटते हैं तो कपड़े से वाष्पित होने वाला पानी थर्मामीटर को ठंडा कर देगा। ये न्यूनतम तापमान WBT है, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर है, जो शुष्क तापमान से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन यदि इसके आसपास की हवा में आर्द्रता ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि हवा पहले से ही पानी से ज्यादा संतृप्त है, इसलिए कम वाष्पीकरण होगा। इसका मतलब है कि वेट बल्ब टेम्परेचर शुष्क तापमान के करीब होगा। अगला टॉपिक है मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मल्टी मॉडल AI अलग अलग रूपों जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो से कई डेटा स्रोतों को संयोजित करती है। कई रूपों से प्राप्त जानकारी को संयोजित करने से एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम यूनी मॉडल AI सिस्टम की तुलना में ज्यादा गतिशील पूर्वानुमान प्रदान करता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। यूनी मॉडल AI सिस्टम को एकल डेटा प्रकार जैसे इमेज, टेक्स्ट या ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ऑटोमेटिक इमेज कैप्शन बनाने में, हेटफुल मीम्स का स्वतः पता लगाने में, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट अनुवाद में है।
आयरन डोम सिस्टम और ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स। आयरन डोम इजराइल की सबसे उन्नत, कम दूरी की तथा जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में शामिल है एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, एक युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली तथा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें। ये आने वाले किसी भी रॉकेट, मिसाइल या मानव रहित हवाई वाहन को ट्रैक या निष्क्रिय कर सकती है। इसकी सफलता दर 80 से 90% के बीच मानी जाती है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स हमास लड़ाका समूह द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स आरंभ किया है। अगला टॉपिक है उडंगुडी पनांग कुरुपट्टी यानी ताड़ का गुड़। तमिलनाडु के तुत्तुकुडी जिले के उडंगुडी पनांग कुरुपट्टी को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। पनांग कुरुपट्टी तुत्तुकुडी क्षेत्र में लाल रेत के टीलों पर उगने वाले पलमायरा यानी पंखिया ताड़ वृक्षों के पुष्प गुच्छ से एकत्रित ताड़ रस से बनाई जाती है। इसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसे तैयार करने में किसी भी रासायनिक तत्व का उपयोग नहीं किया जाता। शुष्क जलवायु परिस्थितियों और लाल रेत के टीलों की कम भूजल धारण क्षमता के कारण पनांग कुरुपट्टी में सुक्रोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इसके लंबे समय तक भंडारण में भी सहायता मिलती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। स्पेन, यहाँ की राजधानी मैड्रिड है। कैटलन अलगाववादियों को आम माफी दिए जाने की संभावना के खिलाफ बार्सिलोना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। कैटलोनिया उत्तर पूर्वी स्पेन में एक स्वायत्त क्षेत्र है। स्पेन की सीमाएं पश्चिम में पुर्तगाल, उत्तर पूर्व में फ्रांस और अंडोरा से लगती हैं। ये देश पूर्व में भूमध्य सागर, उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में बिस्के की खाड़ी से घिरा हुआ है। कैनरी द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में है। बेलरिक द्वीप समूह मध्य सागर में है और उत्तरी अफ्रीका में मौजूद 2 एन्क्लेव भी स्पेन के क्षेत्र हैं। ये देश आइबेरियन प्रायद्वीप के लगभग 85% हिस्से में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं सेंट्रल सियरा, कैंटेब्रियन पर्वत, सियरा मोरेना, पिरेनीज पर्वतमाला इत्यादि। इसकी प्रमुख नदी है एब्रो नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।